Our next topic is electric flux. So in this topic, we are going to study about what exactly flux is, area vector क्या होता है, Gauss law क्या है, application of Gauss law क्या है. So but before starting this topic, we must have idea about what is area vector. So अब बहुत ध्यान से सोचो. तो एरिया एक ऐसा, जैसे अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो आपको ऐसा फील आता है वेक्टर का मतलब जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, right? The physical quantity which contains direction as well as magnitude both, so that physical quantity is known as area vector. Vector, ठीक है. बट अब यहाँ पे एरिया कैसा वर्ड है जो हमें फील नहीं दिलाता कि एरिया वेक्टर है, स्केलर है. सो जस्ट लेट्स ट्राई टू फील इट कि एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है. एरिया कौन सा क्वांटिटी होता है? एरिया इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. अब इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर कैसे एरिया का आप डायरेक्शन बताओ, एरिया का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे. सो एरिया का डायरेक्शन जो फाइंड करने का तरीका है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा बट बहुत सिंपल सा एक वे बताता हूँ कि अगर आपको एरिया का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप क्या करो, सिंपल उसके एक परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल दो. क्या कर दो? एक नॉर्मल डाल दो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे. जैसे अगर मुझे इस पूरे बोर्ड का वेक्टर, इस पूरे बोर्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, इस पूरे बोर्ड का एरिया क्या है हमें दिख रहा है, ये जो बोर्ड का शेप है कैसा रेक्टेंगल है, तो इसका अगर एरिया वेक्टर फाइंड करना है तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ध्यान से देखो, अब ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन. ये बात समझ में आती है, ठीक है. अब कोई बोले कि सर ये भी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस तरफ भी डायरेक्शन है. हाँ, अगर आप उस तरफ से बोर्ड को देख रहे हो देन यू कैन टेक दैट डायरेक्शन. बट इफ यू आर सीइंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं देख रहा हूं, तो आपको एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहां मिलेगा? इधर. सो इट्स वेरी सिंपल कि इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया देन यू विल हैव टू ड्रॉ अ normal on it and that normal gives you the direction of area vector, right? ठीक है. चलो, ये बात हमें समझ में आती है. अगर इस बोर्ड का फाइंड करना है तो हमेशा उसका परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर उसके जो होता है वो हमें किसका डायरेक्शन देता है? एरिया का डायरेक्शन देता है. अब बहुत ध्यान से सोचो, तो हमें जो नेक्स्ट टर्म पढ़ना है दैट इज समथिंग वी कॉल फ्लक्स. क्या कहते हैं हम उसे? फ्लक्स कहते हैं. फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि फ्लक्स इज, जैसे आप प्रेशर और फोर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रेशर और फोर्स में जो बहुत माइनर डिफरेंस है, सेम वही माइनर डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है. आई एम रिपीटिंग अगेन. ध्यान से देखो कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात होगी जब, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उस केस में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी. किसकी बात होगी? इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी. अब अज्यूम करो कि ये हमारा छोटा सा एक एरिया है जिसका एरिया वेक्टर तुम्हारा कितना है? ए है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे 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 पास हो रही है, ठीक है. अब आप सोचोगे ऐसे रखा होगा, नहीं भाई साहब ये ऐसे रखा होगा, ठीक है, बिल्कुल यूं रखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इधर है. अब मुझे बता दो अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इस पे, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इस पे जो हमारा एरिया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन बनेगी सर ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस रखा हुआ है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर है. तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल आ रहा है वो एंगल इस केस में कितना आ रहा है? वो एंगल आ रहा है 0 डिग्री. बोलो जो कितना आ रहा है? 0 डिग्री. अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है phi = E डॉट E. मतलब जो फ्लक्स होता है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है. फिर सिंबल होता है, इसको हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो यूनिट है, यूनिट जो है आप इसका जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो हो गया न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है. ये बात समझ में आती है. अब दूसरा जो यूनिट है वो एक साइंटिस्ट का नाम होता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, पर ध्यान से देखो तो phi = क्या लिखा है? E cos थीटा. अब हमें इसको बेसिकली समझना है कि phi = E cos थीटा जो आया है वो कैसे आया है. ध्यान से देखो कि phi = मैंने लिखा E डॉट A. अब E और डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका हमें आंसर क्या मिलता है? E cos थीटा. उसका आंसर क्या मिलता है? E cos थीटा. अब जब E cos थीटा मिला तो हमें ये पता चल गया कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? उनके एंगल के पे भी डिपेंड करता है. तो फॉर्मूला बन गया E cos थीटा. अब सोच के देखो कि पहले मैंने इसको ऐसे रखा था, पहले मैंने अज्यूम करो ऐसे रखा था, अब मैं ऐसे रख रहा हूँ और फील्ड लाइन अगेन इसी तरफ है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल इस बार 0 डिग्री नहीं बन रहा. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस बार कैसे जाएगी? इधर हो जाएगी, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर. तो इनके बीच इस बार एंगल 0 डिग्री नहीं है, कुछ थीटा है.
क्या है कुछ थीटा है, तो वही थीटा क्या है ये cos थीटा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें थीटा की वैल्यू, कई बार 90 माइनस थीटा करना होता है, तो वो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकाल के और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी एंगल को आपको कंसीडर बेसिकली करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स की अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं कि फ्लक्स को जो है थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो फ्लक्स को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जो है आप डिफरेंट सर्फेसेस ले सकते हो। जैसे इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाएगी या सरफेस ऐसे होगा, और दूसरी सर्फेसेस भी आप ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाना। अगेन नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपका गॉस लॉ। नेक्स्ट क्या पढ़ना है गॉस लॉ। देखो अब हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट वो पढ़ना है आपको गॉस लॉ। क्या पढ़ना है गॉस लॉ। सो वी विल प्रूव इट, थोड़ा सा हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे गॉस लॉ आया कहां से। बट एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत क्लियर वर्ड में, कि जो गॉस लॉ है हमारे ये उन 4 यूनिवर्सल लॉ में से है, उन 4 यूनिवर्सल लॉ में से एक हमारा जो है वो गॉस लॉ है। कौन कौन से 4 यूनिवर्सल लॉ आपको जो है, अगर आपने 12 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एम्पीयर सर्किट लॉ हो गया, गॉस लॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या ग्रेविटेशन जो है, जो ग्रेविटेशन है वो क्या यूनिवर्सल लॉ फंडामेंटल लॉ है? नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, ये हमारा जो है एक ऐसा लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है। अब बहुत ध्यान से सोचो, लेट्स सपोज हमारे लेट्स ट्राई टू प्रूव इट, कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। अब बहुत ध्यान से देखो, गॉस लॉ जो है ये एक फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ आप इसको यूनिवर्सल लॉ भी कह सकते हो। ये आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे, सो दिस लॉ मस्ट बी एप्लीकेबल, ठीक है। ऐसे 4 लॉज हैं, उन 4 लॉ में से एक का ये गॉस लॉ उसका एक पार्ट है। अब बहुत ध्यान से देखो, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट, कि गॉस लॉ का फटाफट हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज वी हैव अ स्फीयर, एक स्फीयर है हमारे पास जिसका जो रेडियस है वो कितना है r है। इस स्फीयर का रेडियस कितना है r है। अगर इस स्फीयर का रेडियस r है और इसका जो हमारा, अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो स्फीयर का एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, बोलो बच्चों, बोलो 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर आपसे पूछूं मैं कि फाइंड फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज q एनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर। तो अगर इसका जो फ्लक्स की जो मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, तो हमें तो एक ही फार्मूला पता है, दैट फार्मूला इज E डॉट dA, राइट, cos थीटा। ये बात समझ में आती है। तो ये जो हमारा d5 बनेगा, वो जो d5 बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अब बहुत ध्यान से देखो, अब आप लोग सोचोगे कि सर इस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। सोच के देखो, अगर मैंने एक छोटा सा पोर्शन को कट कर लिया, जिसकी जो है अमाउंट कितना है dA, बहुत छोटा सा एक दूसरा, ठीक है। अब ये हमें पता है कि क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। तो बाहर की तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अगर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसका एरिया क्या होगा, इसके नॉर्मल, तो वो भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो इनके बीच एंगल कितना है, बोलो बच्चों 0 डिग्री। तो कितना आ गया 0, तो ये कितना आ गया E डॉट dA इंटीग्रेशन, और ये आ गया d5 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों 5। तो 5 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई E डॉट A। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई बताना जरा मुझे। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसको मैं लिख रहा हूँ K Q अपॉन R स्क्वायर, पता है आप लोग को। और एरिया क्या है, अभी अपने 5 के 4 पाई R स्क्वायर। अब वहां तक का हमारा जो डिस्टेंस है वो R है, तो ये कैपिटल R होगा। ये बात समझ में आती है, ये 4 पाई R स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखो, तो जो 5 की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई है, K की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर इनटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर ने एक दूसरे को मार दिया, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई वो वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द प्रूफ। इसको बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, वन ऑफ द प्रूफ जो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। अब फ्लक्स की वैल्यू हमने ये भी सीखी है, E A cos थीटा। तो क्या मैं इसको Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। सो दिस इज द cos, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग पूछेंगे सर ये Q इन आपने क्यों लिखा है, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस Q इन, कि व्हाई आई हैव रिटन हियर Q इन। Q इन का मतलब ये होता है एरिया एनक्लोज्ड। क्या होता है Q, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ Q इन, इसका मतलब होता है एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है। चार्ज यहाँ पे आई शुड राइट चार्ज इन एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है। कि अब ध्यान से देखो, लेट्स ट्राई टू गिव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल से ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। अब इसको उतारना तो आपको उतार देना। देखो ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि अगर ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे ये चार्ज Q1 है, Q2 है, माइनस Q2 है,
Q3 है, Q4 है, Q5 है, ठीक है। अब आपसे कोई फ्लक्स पूछ रहा है, फाइंड द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय दिस एरिया। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग गॉस लॉ वी मस्ट हैव गॉसियन सरफेस। आपने इस वर्ड का नाम डेफिनेटली सुना होगा। गॉसियन सरफेस का मतलब ये होता है कि वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, दैट सरफेस शुड बी क्लोज। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है, Q by एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, Q in। Q in क्या बताता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस एरिया। तो कितने चार्जेस है यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q2 हमारा नेगेटिव में है तो एज इट इज रखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So this will be the value of flux। इसमें कहीं पे भी Q4 और Q5 उस एरिया के बाहर का कोई भी रोल नहीं है। तो इससे हमें ये सीखने को मिला इस एग्जांपल से कि गॉसियन सरफेस के बाहर कोई भी अगर चार्ज है तो उसको आपको कंसीडर करना नहीं है व्हाइल अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें गॉस लॉ बेसिकली सिखाती है, ठीक है। अब जो हमें पढ़ने जाना है, अच्छा कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान से, मतलब गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले हमें बहुत क्लियरली मतलब पता होना चाहिए, और उसको हमें मतलब जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बेसिकली हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बनता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो जब आप इसको अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, कि जो सरफेस होना चाहिए गॉसियन सरफेस होना चाहिए। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस हो गया तो दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी चाहिए आपको, कि उसके उस एरिया के अंदर वाले चार्ज को ही कंसीडर करना है, उसके बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करना। सो दिस इज अबाउट गॉस लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब स्टूडेंट्स हम जो भी गॉस लॉ पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अभी हम पढ़ेंगे जस्ट 2-3 मिनट बाद और 5 मिनट्स बाद। तो हमारा लॉजिक और पर्पस ये है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और आप सोच के देखो गॉस लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, दैट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, बिकॉज हमें पोटेंशियल और फील्ड को रिलेशन दिखाने वाला फॉर्मूला हमें पता है, राइट। अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कभी कभी कंडक्टर का, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने सोचा इसको जनरेट फटाफट ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई क्या है कंडक्टर है, तो जो कंडक्टर होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल। अब सोच के देखो कि अगर इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कंडक्टर के अंदर आपको पता है कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगे वो क्या लगे, जीरो लगे, और आई शुड से नेट चार्ज जो हो वो क्या हो, जीरो हो। सो दैट्स अ कैरेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो तो हमें ये पता चला कि अगर आप कंडक्टर की बात करो तो उस पे अंदर, अगर आप कंडक्टर के अंदर चाहे आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो चाहे मत रखो, हर एक केस में वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल की तरह। तो उसके अंदर जो भी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट में क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं, देयर इज नो चार्ज। और हमें पता है जब भी आप गॉस लॉ अप्लाई करने जाओगे तो Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब एक दूसरा केस है, हमने क्या बोला कि हमने एक हमारा स्फीयर लिया, कंडक्टर लिया, जो कंडक्टर का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है, और हमने उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दिया। कौन सा चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। तो हमें ये पता है इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा अपने आप को कैसे रखता है, न्यूट्रल। तो ये कंडक्टर अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहेगा, क्या रखना चाहेगा, न्यूट्रल। अब बहुत ध्यान से देखो, अब इतना पोर्शन भी अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहेगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे पक्का माइनस आएगा, तभी ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आया तो ये जो कंडक्टर है वो हर तरीके से अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहेगा, तो बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब सोच के देखो कि इस कंडक्टर पे किसी भी पोजीशन पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो उसके लिए क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, वो हर जगह अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहेगा। बट इसका कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है कि अगर आप प्लस क्यू सेंटर पे रख रहे हो तो वो प्लस क्यू कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके सरफेस पे। कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके सरफेस पे। अब आप अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी वैल्यू होगी, जीरो। दूसरी चीज जो एक्सप्लेन करनी थी वो करनी थी कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ कैविटी होता, क्या होता, ओनली कैविटी। आई शुड इरेज दिस, इरेज कर रहा हूं मैं, यस, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, ओनली कैविटी, क्या होता है, अगेन ओनली कैविटी। और अगर आपने इसको किसके अंदर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सोचो, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज़ देयर इज नो चार्ज। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, जीरो होगी, ठीक है। इसीलिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल, अगर आई डोंट नो मतलब आपको बताया नहीं बताया किसी ने, कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है,
तो हम अगर कार में है तो हमें कार के अंदर बैठ जाना चाहिए सीट के ऊपर, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हाथ विंडो की तरफ या इधर उधर ना हो, बिकॉज अगर आप कंडक्टर को टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा एंड डेफिनेटली विल बी डाई। बट अगर आप अपने आप को बिल्कुल जो है स्क्वीज करके अपने आप पे रखोगे और बिजली गिर रहा है आपके कार के ऊपर गिरा, फिर भी आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसके कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बोलो जीरो होती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंडक्टर एंड कैविटी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लेट मी राइट हियर चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चार्ज डेंसिटी को आप तीन पार्ट में कैरेक्टराइज कर सकते हो। एक हमारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड हो गया सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी, और थर्ड हो गया, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि पहले से बोर्ड पे लिख दूँ, और मेरी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, हो सकता है कुछ और नाम हो, बट समझने के लिए अपन समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, अगर इसको बहुत बेसिक तरीके से समझना हो तो ये हो गया हमारा 1D के लिए अप्लाई होता है, ये 2D के लिए अप्लाई होता है, और ये 3D के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने का लॉजिक क्या है कि जब भी हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर उसके अंदर चार्ज हर तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर तरफ से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? मैंने बोला लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ये 1D होगा, तो Q बाई क्या होगा? L, ओनली लेंथ। वैसे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? Q बाई 2D क्या होता है बोलो? एरिया। और वैसे रो की वैल्यू क्या होगी बोलो? Q बाई V। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा, सिग्मा और रो। ये कब होगा? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D होगा। ये कब होगा? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D होगा। और ये कब होगा? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बोलो? 3D होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट चार्ज डेंसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर। ठीक है, कि कोई हमारा वी हैव वायर जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, और उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे? यूनिफॉर्मली एक ही 1D डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर इसकी वजह से हमें आप सोच के देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का जनरेट होगा, बिकॉज यहाँ पे हर पॉइंट पे जनरेट होगा। दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब कितना होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये थोड़ा फर्स्ट है तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहला तो आपको काम क्या करना है? आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? गॉसियन सरफेस। एंड गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा इसकी वजह से फाइंड करना है, तो मैंने इस पे क्या बना दिया? एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अब इस सिलेंडर का जो आउटर सरफेस है, जो एक्सटर्नल सरफेस है, आउटर सरफेस, उसके पॉइंट P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा तो पक्का आउटवर्ड आएगा इस डायरेक्शन में। बोलो यस और नो? इतनी बात समझ में आती है? पक्का। ठीक है, अब इसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस आया, अब अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, कौन सी सरफेस की बात कर रहा हूं? सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? बोलो, खुद से बोलना है कितना? बोलो कितना है? थीटा की वैल्यू वो है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। तो ये आ गया EA cos 0 इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो ये आ गया EA इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमें चार्ज क्यूब की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें लैम्डा गिवन है। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी हमने पढ़ा था। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई L। कितना होता है बोलो? Q बाई L। ठीक है, तो अगर मुझे चार्ज दिखाना है तो कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L। अब आप लोग को एक डाउट आएगा, सर ये जो आपने चार्ज निकाला है ये टोटल चार्ज नहीं है, ये टोटल चार्ज नहीं है। कौन सा चार्ज है? ये सिर्फ और सिर्फ L लेंथ जितने सिलेंडर का चार्ज है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत मतलब लॉजिकल भी है, जेन्युइन भी है, और ये आना भी चाहिए। ठीक है, अभी आपको जस्ट 30 सेकंड बाद इसका आंसर मिलेगा, तो 30 सेकंड तक वेट करते रहो। तो ये आ गया EA इज इक्वल टू Q की वैल्यू आ गई लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू इनटू एरिया। अब एरिया जो है किसका आप लोगे? बोलो किसका लोगे? इस सिलेंडर का। किसका लोगे? इस सिलेंडर का। तो इस सिलेंडर में ये वाला जो सरफेस है
यह जो सरफेस है इसका जो लेंथ है वो कितना है, बोलो उसका लेंथ कितना है 2 पाई r, कितना है 2 पाई r, और ये जो लेंथ है कितना है l है। कई बार हम स्टूडेंट को जो है बता देते हैं क्लास में कि एरिया डायरेक्ट कितना होता है सिलेंडर का 2 पाई r है, लिख सकते हो ठीक है, बट मेरा बताने का तरीका ये लॉजिक होता है कि एरिया 2d है तो इसका जो लेंथ मैं हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से एरिया फाइंड करने की कोशिश करता हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्योंकि हर एक बच्चे को याद होता है। तो ये वाला जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल इसका जो लेंथ है वो कितना है 2 पाई r है, और जो वर्टिकल है उसका जो हाइट है वो कितना है l है। तो ये आ गया 2 पाई r इनटू l, ठीक है। ये आ गया लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट, l से l ने l को मार दिया तो इक्वल कितनी आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कितनी आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब सोच के देखो कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या हम इसको किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? अच्छा आप लोग वेट कर रहे होगे सर 30 सेकंड हो गए अभी तक आपने बताया नहीं। हाँ तो ध्यान से देखो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है क्या वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है? कहीं पे आपको लेंथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पे जब ये लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता तो लेंथ के ऊपर डिस्कस करना है कोई अच्छी बात नहीं है। दैट्स व्हाई वी डोंट डिस्कस अबाउट लेंथ, ठीक है। हो गया 30 सेकंड, आंसर मिल गया होगा आपको। तो ये आ गया लैम्डा अपॉन, अच्छा मैंने बोला इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो E की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई कितनी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसको कहते हैं k, तो आ गया 2k लैम्डा बाय r। रात को 2 बजे कोई आपका फ्रेंड आपको ऐसे झकझोर के पूछे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो इसकी वैल्यू या तो आपको ये याद होनी चाहिए E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या तो ये याद होनी चाहिए 2k लैम्डा बाय r, बट एक याद होनी चाहिए, ठीक है। इमीडिएटली आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे दैट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में दूसरा पॉइंट। सो जो दूसरा एप्लीकेशन है गॉस लॉ का दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, और आप डिवाइड कर सकते हो मतलब मैं ये कह रहा हूं आप डिवाइड कर सकते हो, बट एक्चुअली इसको डिवाइड क्या हुआ है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है जो मतलब जो प्लेन शीट है वो होता है कंडक्टर भी हो सकता है, वो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के लिए आंसर अलग अलग आता है, वो हम जस्ट अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपका प्लेन शीट होगा वो होगा कैसा, ठीक है। जो प्लेन शीट आपका होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये मेरे हाथ में एक बुक दिख रहा होगा आपको जिसको हम एचसी वर्मा कहते हैं, आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारा आपका प्लेन शीट दिख रहा है और ये जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइट जो है, इसका जो पूरा का पूरा लेंथ है ब्रेथ है वो सब कितना इनफाइनाइट जितना पूरा का पूरा इनफाइनाइट फैला हुआ है, तो ऊपर भी नीचे भी इधर भी मतलब ये वाला पूरा पोर्शन ब्लॉक हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट जितना अगर इसका लेंथ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो अगर मुझे इस पे चार्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 करिए, ध्यान से देखो। अब आपको लगेगा ऐसे रखा है, नहीं ये ऐसे रखा है, ठीक है, बिकॉज मैं 3D में इसको रख नहीं सकता। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये पूरा प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इधर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, ठीक है। अब यहीं पर डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो प्लस चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्लस इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जबकि अगर कंडक्टिंग है तो सिर्फ एक ही जगह होगा, पीछे की तरफ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोनों का आप थोड़ा सा लॉजिक बताया, अभी आगे भी समझेंगे। ध्यान से देखो ये आपका जो एचसी वर्मा बुक दिख रहा है, अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या गॉसियन सरफेस, ध्यान से देखो मैंने ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और ये सिलेंडर उधर भी है, इधर भी और इधर भी है, इधर भी और इधर भी है, तो ध्यान से देखो ये सिलेंडर इधर भी और इधर भी है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। लेट्स सपोज इस सिलेंडर से इस पी पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सिलेंडर से यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है। कितना डिस्टेंस है, एल है। आपने शायद विजुअलाइज कर लिया होगा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है, एल है। एल डिस्टेंस में मुझे फाइंड करना है। अब मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूं, व्हाई, बिकॉज़ वी हैव गॉसियन सरफेस। तो क्या है, E डॉट dA इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो E डॉट dA इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हां भाई ठीक है, ये बढ़िया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, q की वैल्यू अगर इसका चार्ज नहीं गिवन है, क्या गिवन होगा, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या है सिग्मा, सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है सर, q बाय a। तो q फाइंड करना है तो क्या कर लो आप, सिग्मा इनटू e, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है सिग्मा इनटू a लिख दिया अपन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया कि सर ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है या अलग है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सर ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है या अलग है, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया होता है सिग्मा इनटू a का,
ये वाला जो एरिया होता है ये होता है गॉसियन सरफेस। ये कौन सा होता है? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस वो क्या है? ये वाला। पूरी बात समझ में आ रही है? और ये वाला जो एरिया होता है जिस पॉइंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका सरफेस। तो ध्यान से देखो, इस केस में दोनों का दोनों एरिया क्या है? सेम है। तो इस केस में दोनों सेम है, दोनों को मैंने कट कर दिया। दोनों क्या कर दिया? कट कर दिया। अब ध्यान से देखो, तो जो ई की मेरे पास वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग बोलोगे सर आपने अभी ऐसे बराबर बताया था कि आपने इधर रखा था इधर भी रखा था, तो आपने सिर्फ इसके लिए ही निकाला, इसके लिए तो निकाला ही नहीं। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। हाँ, और फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगा तो ये EA एक इस तरफ होगा और एक EA इस तरफ भी होगा, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो हो गया EA प्लस EA इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A ने A को मार दिया, E की जो वैल्यू आई वो आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही कंडक्टर होता तो ये निकल जाता और इसकी वैल्यू आती सिर्फ ये। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग मटेरियल के लिए होता है कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, तो किस सर ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो ध्यान से, ये वाला जो हमने पहले वाला केस निकाला था, ये हमारा ये जो डिस्टेंस आपने r लिया था या जो भी लिया था वो आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये r पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इसका ग्राफ भी बना सकते हो। ये ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का बन रहा है, आपको ग्राफ बनाना आता है ये। ठीक है, बट सर इस केस में तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब आप चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पे मैंने ऐसे रोक रखी थी, चाहे आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग में कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट वो कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक, प्लेन शीट। ठीक है, ओके। So students, we are actually studying application of Gauss law, and this is the third application of Gauss law. The third application of Gauss law is, I am not saying this is the last application, but this is the third application. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अगर ये चार्ज के अंदर बहुत सारे स्फीयर के अंदर बहुत सारे अगर आपके चार्ज रखे हुए हैं और लेट्स सपोज इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? दैट रेडियस इज r, दैट रेडियस इज r। तो आप कहां-कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो? फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड द फर्स्ट पॉइंट वुड बी you can find electric field on the surface of this sphere, on the surface of this sphere. Another point जहां आप फाइंड कर सकते हो outside of this sphere, और जो तीसरा पॉइंट फाइंड कर सकते हो क्या फाइंड कर सकते हो? r is less than r पे, स्मॉल r। ठीक है, अब ये r क्या है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? सो तीनों केसेस को बारी-बारी से देख लेते हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट और सेकंड है व्हिच इज क्वाइट इजी। ठीक है, अब इन दोनों केस, इन सभी तीनों केसेस में हम लोग जो है वी आर गोइंग टू अप्लाई गॉस लॉ। अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हो, अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए, और हमें पास गॉस सरफेस ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अनदर गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर फर्स्ट केस में फाइंड करने जा रहा हूं, उस केस में हमें पता है E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या लगा दिया मैंने? इंटीग्रेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, अगर इसका आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो, क्या गिवन है? रो। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? Q बाई, क्या बोलोगे? लिखो Q बाई V। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो इनटू V। बोलो क्या आ जाएगा बच्चों? रो इनटू V। ठीक है, अब ध्यान से देखो, Q की वैल्यू क्या लिख दी मैंने? रो इनटू V अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया E डॉट A, बिकॉज़ इंटीग्रेशन हो गया। अब आप लोग बोले सर डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा भी आता है, तो थीटा कहां गया? थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे अगर ये स्फीयर है तो सरफेस एरिया भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना? 0। और जस्ट बिकॉज़ ऑफ 0 एंगल E और A के बीच का एंगल जो 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये क्या आ गया? E इनटू A। ठीक है, तो EA इज इक्वल टू क्या आ गया? रो V अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इनटू A, किसका A? किसका एरिया जिस पे हमें फाइंड करना है, तो ये हमें इससे सरफेस पे फाइंड करना है, तो ये हो गया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू रो इनटू 4/3 R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आती है? अब एक चीज बहुत क्लियर रखना इसको दिमाग में, क्या रखना है दिमाग में
कि सर इस पे जो आप क्यू इन की जो वैल्यू निकालते हो, चाहे आप रो वी लिख रहे हो, चाहे सिग्मा ए लिख रहे हो, चाहे लैम्डा एल लिख रहे हो, हर एक केसेस में चाहे अगर आप सिग्मा ए लिख रहे हो तो उसमें जो रेडियस की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आप ले रहे हो तो जो आर होगा वो स्पेसिफिकली उस मटेरियल का होगा, जो रेडियस होगा वो इस स्फीयर का होगा, अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई ये हमेशा 4/3 पाई आर क्यू ही होगा, चाहे आप बाहर के लिए निकालो चाहे आप अंदर के लिए निकालो, ठीक है। तो 4 ने 4 को पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, तो जो ई की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आर स्क्वायर ने आर क्यू को कैंसिल कर दिया, वो आ रही है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस मस्ट बी रिमेंबर, याद होना चाहिए। अच्छा क्या इसको और कुछ लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। बट चार्ज गिवन हो तो, चार्ज नहीं गिवन हो तो क्या आना चाहिए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर। अब आर इज ग्रेटर देन आर करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, सोच के देखो तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, तो हम सिंपल E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर से उसे सॉल्व कर देंगे और Q इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, रो इनटू V, तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, रो इनटू V एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो जो थर्ड पॉइंट है, अब ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज और हमें समझ में आना चाहिए कि जब r इज ग्रेटर देन r हम ले रहे हैं तो ये जो हमारा पूरा बड़ा सा स्क्वायर बना है ये बन रहा है आपका पॉइंट चार्ज। क्या बन रहा है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या होता है, पॉइंट चार्ज मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ आप एक चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हो। कैसे कंसीडर कर रहे हो, ओनली वन चार्ज, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना है वो बताना है r इज लेस देन r के लिए। किसके लिए बताना है बच्चों, r इज लेस देन r के लिए। देखो ध्यान से क्या करना है, तो आप निकल लो, तुम यहाँ पे आ जाओ। अगर मुझे इस स्मॉल r की बात करनी है, किसकी बात करनी है, स्मॉल r की, तो इस स्मॉल के r की वजह से एक छोटू सा स्क्वायर बनेगा, ये मैंने छोटू सा स्क्वायर बना लिया, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब हमें अगर इस पॉइंट पे इसको मैंने पी पॉइंट अज्यूम कर लिया, इस पी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कौन सा केस फाइंड करना है, r इज लेस देन r वाला, ठीक है। ईपी फाइंड करना है तो क्या करना है वो हम सीख रहे हैं। तो हमें पता है टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, अज्यूम करो, इसको दोनों के लिए कैसे अज्यूम करो, टोटल चार्ज कितना है, q है, कितना है, q है, ठीक है। तो इतने के लिए मुझे चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, क्या करना फाइंड करना, इतने कितना चार्ज है, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यू में चार्ज कितना है, q। तो सर 4/3 पाई स्मॉल r क्यू में कितना चार्ज होगा बता दो, वो हो जाएगा q डैश। तो q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q इनटू 4/3 पाई r क्यू, सही कर रहे हैं, q डैश इज इक्वल टू इधर 4/3 इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यू, 4/3 पाई 4/3 पाई ने कैंसिल कर दिया, तो जो q डैश की वैल्यू आई वो आई q स्मॉल r क्यू अपॉन r क्यू। चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। जैसे ही चार्ज थोड़ा सा कम है, हम ये चार्ज मिल गया। अब हमें पता है सर, अब देखो हमने गॉसियन सरफेस भी बना दिया है, तो ये पता है कि EA cos थीटा इज इक्वल टू होगा सर q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे q इन क्या है, वही तो q डैश है, वही तो q डैश है, क्यों q डैश है, क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस सिर्फ इतना ही है। अगर गॉसियन सरफेस सिर्फ इतना है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ हम उतने के अंदर का ही कंसीडर करेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड, ठीक है। तो ध्यान से देखो सर, E फाइंड करना था cos 0, हमें पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगी, रिएक्टिव भी इधर होगा, तो इनके बीच एंगल कितना 0 है। E इज इक्वल टू कितना आ गया, q डैश की वैल्यू कितनी हमारे पास, वो है सर q r q अपॉन कैपिटल R q एप्सिलॉन नॉट। E कितना है, क्वेश्चन क्या राइज होता है कि सर A कितना है, तो A मैंने बताया था E के साथ जो A मल्टीप्लाई होता है ये किसका एरिया होता है, जिस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कितना आ गया, E इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बोलो बच्चों स्मॉल r आएगा, कैपिटल r आएगा, स्मॉल r आएगा, तो आ गया q r q अपॉन r q एप्सिलॉन नॉट। सर r q ने r स्क्वायर को मार दिया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। तो ये आ गया E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r q एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई r q एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आगे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ लिखो यहाँ लिख सकते हैं, वो है सर k, क्योंकि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, k r सॉरी q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब। ये बात समझ में आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जब भी आप इनसाइड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो ये जो यूज होता है। अब जो है कुछ चीजें जो है बच्चों जैसे पता है आपको, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इजी है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो एक बार फटाफट देख लो, हम कुछ ग्राफ बना लेते हैं।
अब मुझे एक बात बताओ कि सर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ मैं? सेंटर पे। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सोच के बताओ कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। हमने एक चीज देखा कि इनसाइड के लिए जब हमने फाइंड करा था तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया था, आउटसाइड के लिए फाइंड करा था तो E जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आया था, सरफेस पर भी वही आया था। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? सोच के देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ये R है और ये E है, ठीक है, तो R जैसे जैसे बढ़ता है सेंटर पे कितना होता है? 0। जैसे बढ़ता है तो बढ़ता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और फिर जब वो उसके R इज इक्वल टू R हो जाता है, ठीक है, तो कैसा रिलेशन? ऐसे। बोलो बात समझ में आती है? ठीक है। सो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच आप ग्राफ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर गॉस लॉ। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म होता है। आई डोंट थिंक कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक आई हैव कवर्ड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीडियो को जो है बहुत अच्छे से आप लोग देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प होगा रिवाइज करने में। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।